नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद देव में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के जिस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में पाषाण काल को पढ़ा था। पाषाण काल के बाद वैदिक सभ्यता को पढ़ा। वैदिक सभ्यता के बाद आज हम लोग मगध साम्राज्य को देखेंगे। किसको देखेंगे? इस कड़ी में हम लोग मगध साम्राज्य को देखने वाले हैं। इसको मगध साम्राज्य को चलिए, आज इस सिलसिले में अगला टॉपिक क्या है? मगध साम्राज्य। क्या है? मगध साम्राज्य। हम लोगों ने देखा था कि उत्तर भारत में कुछ नए राज्यों की स्थापना हुई थी। क्या थी? कुछ नए राज्यों की स्थापना हुई थी, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। तो देखते क्या कहा गया है कि ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अगर आपसे ये कहा जाए कि ईसा पूर्व के 16 राज्य थे, ठीक है, मुख्य रूप से ये उत्तर भारत में, अगर वर्तमान रूप से देखा जाए तो उत्तर भारत की बात की गई है, जिसे 16 भागों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा कुछ स्थान गण और संघ में भी विभाजित है, लेकिन मुख्य रूप से किसमें? महाजनपद में विभाजित है। तो इस तरह से 16 महाजनपद है, जैसे मगध, अवंती, कुरु, अंग, पांचाल, इस तरह के कुछ 16 महाजनपद है। उन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? मगध सर्वाधिक था। अगर वर्तमान रूप से अगर देखा जाए तो अभी भारत है, भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो आप कह सकते हैं कि कोई एक राज्य, जैसे दक्षिण भारत का एक राज्य है केरला, जो सभी चीज़ों से संपन्न है बाकी स्टेट की तुलना में। तो इसी तरीके से उस समय जो ईसा पूर्व के में जैसे जब नए नए राज्यों की स्थापना हुई, तो उस समय भी एक ऐसा महाजनपद था, एक ऐसा राज्य तो जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, बाकी महाजनपदों से अधिक संपन्न था, वो था मगध। ठीक है, तो यही कहा गया कि ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। चलिए, आगे कहा गया है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय मगध को ही दिया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि पहली बार मगध के शासक ने ही अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने संसाधनों के लिए या अपने सत्ता की महत्वाकांक्षा को विकसित करने के लिए आसपास के राज्यों को उन्होंने हड़पना शुरू कर दिया था, जीतना शुरू कर दिया गया था। इसी चीज़ को क्या कहा गया यहाँ पे? साम्राज्यवाद। ठीक है, साम्राज्यवाद यानी कि एक सत्ता के द्वारा दूसरे सत्ता को अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए, अनेक अपने चीज़ों की पूर्ति के लिए उसे अपने नियंत्रण में लाना क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में किसने बढ़ावा दिया था? मगध साम्राज्य ने। किसने? मगध साम्राज्य ने। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था, क्या था? मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था वो हयंक वंश था, जो लगभग 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, हयंक वंश के शासकों ने 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है कि मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। उसकी राजधानी ग्रीवर्ज राजगृह थी। ग्रीवर्ज क्या थी? राजगृह थी, बिल्कुल। तो हम लोग देख सकते हैं कि हयंक वंश का एक शासक हुए जिनका नाम था बिंबिसार। उनके द्वारा ही वास्तविक रूप से मगध साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, और क्या कहा गया है कि जब वो शासक थे तो उनकी राजधानी कहाँ थी? ग्रीवर्ज राजगृह में। चलिए आगे देखते हैं
बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ की। बिल्कुल, उस समय विभिन्न तरीक़ों से शासक अपने राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करते थे, जिसमें एक विवाह भी एक ऑप्शन था, जिससे कि अपने आसपास के शत्रुओं से या उन सत्ता से जिन्होंने खतरा हो सकता था उनसे वैवाहिक संबंध करके उन चीज़ों से मजबूत किया, जिससे कि सत्ता पर आक्रमण न हो और स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं इसमें क्या कहा गया है कि बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को पड़ोसी राज्य अवंती के शासक चंडप्रयोत महासेन को चिकित्सा के लिए भेजा था। बिल्कुल, इसमें एक घटना को दर्शाया गया जिसमें कहा गया है कि मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को पड़ोसी राज्य, बिल्कुल पड़ोसी राज्य कह लीजिए या पड़ोसी महाजनपद, जिसका नाम क्या था, अवंती। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि महाजनपद का मतलब मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पे महाजनपद। ठीक है, महाजनपद का सामान्य सा मतलब है राज्य। ठीक है, तो उन्होंने उसके इलाज के लिए अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को वहाँ पर भेजा था। चलिए आगे क्या कहा गया है कि बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा जताया। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, इसमें एक घटना कहा गया है कि बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने उसे बंदी बना लिया और सत्ता पर उसने कब्जा कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि हयंक वंश में पहला शासक बिंबिसार हुए, उसके बाद अगला शासक कौन हुआ, अजातशत्रु हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए रथ, मूसल एवं महाशीलकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग। बिल्कुल, अजातशत्रु के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा था कि उस समय उत्तर भारत में ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में कुछ नए बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी और इसके साथ साथ में कुछ गण और संघ भी थे, जो महाजनपदों की तुलना में छोटे होते थे। और जहां महाजनपदों पे कोई एक शासक होता था, इन गण और संघों पर एक से अधिक शासक होते थे। ठीक है, एक से अधिक शासक हुआ करते थे इस पे। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से एक गण और संघ था वजी, जिसको अजातशत्रु ने अपने नियंत्रण में कर लिया था और उस युद्ध के लिए कौन से रथ, मूसल एवं महाशीलकंटक नामक हथियारों का उसने प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। बिल्कुल, क्या कहा गया, हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुल मिला के 4 बौद्ध संगति हुई थी। कुल मिला के कितने, 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है। कुल मिला के कितने, 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसमें से ये कहा गया है कि अजातशत्रु के समय में ही राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का, यानी कि जब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था राजगृह में, तो उस समय मगध के शासक कौन थे, अजातशत्रु। ठीक है, कौन से शासक, अजातशत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु का पुत्र उदयन, जिसे उदयभद्र के नाम से भी हयंक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। बिल्कुल, तो मगध साम्राज्य के संदर्भ में पहला वंश कौन था, हयंक वंश, और उसका पहला शासक बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र कौन हुए, उदयन, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता था। और इनके बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, जो ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखना कि उसने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना की स्थापना की थी। बिल्कुल, ये बार बार पूछा जाता है कि पटना की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, उदयन, जिन्हें उदयभद्र भी कहा जाता है, तथा उससे अपने राजधानी बनाया, और उसे किसको, पटना को उसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब इस सिलसिला में हम लोग मगध साम्राज्य के दूसरे वंश जो हयंक वंश के बाद आया था, उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। क्या था,
शिशुनाग वंश। कौन से वंश? शिशुनाग वंश, ठीक है, जिन्होंने लगभग 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया, ठीक है, 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया। चलिए, सत्ता कैसे परिवर्तन होगा इस पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि हयंक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। चलिए, क्या कहा गया है कि जब हयंक वंश का शासन था तो उस शासन में एक शिशुनाग नाम के व्यक्ति उसमें सेनापति हुआ करते थे, जिसने मौका पा के क्या किया कि हयंक वंश के शासक को क्या कर दिया, उन्होंने मार दिया और सत्ता से हटाकर सत्ता पर खुद उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मगध में दूसरे वंश की स्थापना होती है, किस तरीके से? सत्ता परिवर्तन से, तख्ता पलट से, यानी कि हयंक वंश का ही सेनापति अपने ही शासक को हत्या करके सत्ता पर उन्होंने क्या कर लिया? काबिज कर लिया अपने आप को। और इस तरीके से मगध साम्राज्य पर दूसरा वंश की स्थापना हुई, जिसका नाम था शिशुनाग वंश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। इस वंश का शासक कालाशोक, जिसे काक वर्ण भी कहा जाता है, दरअसल माना जाता है कि ये ना बहुत काले रंग के थे, इसलिए इनका नाम पड़ा था काल शोक, जिन्हें काक वर्ण भी कहा जाता है। शासन काल में मगध की राजधानी वैशाली थी। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप पूर्ण रूप से देखते हैं, अगर मगध की जो राजधानी रही वो आपका पाटलिपुत्रा के रूप में देखा जाता है, पाटलिग्राम के रूप में देखा जाता है, लेकिन इनके शासनकाल में कुछ समय के लिए मगध की राजधानी क्या रही? वैशाली थी, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात होता है, ज़्यादातर हम लोग इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक अगर हम मगध की राजधानी की बात करें तो वो पाटलिपुत्रा ही रही है। लेकिन शिशुनाग वंश के जब शासक काल शोक थे तो उनके शासनकाल में मगध की राजधानी कहाँ पे थी? वैशाली थी। आगे कहते हैं कि जहाँ द्वितीय बौद्ध संगत, बिल्कुल हमने जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समझ रहे थे तो उस चीज़ को समझने का प्रयास किया था कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काल शोक के नेतृत्व में ही किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब मगध साम्राज्य के तीसरे वंश की बात करते हैं, ठीक है। किसके वंश के? तीसरे वंश की बात करते हैं, जिनका नाम था नंद वंश। क्या था? नंद वंश, जिन्होंने लगभग 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 324 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया था। आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। उसे सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। बिल्कुल, अब क्या कहा गया है कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इसमें भी कुछ उसी तरीके की कहानी है कि इन्होंने भी अपने पुराने जो शिशुनाग वंश था उनके शासक को हटाकर अपने सत्ता पर इन्होंने काबिज किया था इन्होंने, और उन्हें क्या कहा जाता है? सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों को, सब क्षत्रांतक, इन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सभी क्षत्रियों को मार दिया था, काफ़ी नुकसान, इसलिए इन्हें सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। महापद्मनंद ने एक क्षत्र राज्य की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि की। बिल्कुल, उन्होंने, इनके बारे में कहा गया है कि महापद्मनंद ने एक क्षत्र राज्य की स्थापना की और एक राट की उपाधि धारण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। बिल्कुल, ये पॉइंट ध्यान रखने वाली, बिल्कुल बहुत बढ़िया आ जाता है ये कि नंद वंश का अंतिम शासक क्या था? घनानंद था। और इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो वो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग मगध साम्राज्य के चौथे और सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य की बात करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि
उस समय 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इनके पहले के 3 वंशों ने भी मगध को काफ़ी विकसित किया था, लेकिन वास्तव में मगध का जो गौरव बढ़ा, मगध का जो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरना, वो मौर्य साम्राज्य में हुआ था, क्योंकि इसमें अधिकांश जो शासक थे वो काफ़ी महत्वाकांक्षी हुए, काफ़ी शक्तिशाली हुए, जिन्होंने मगध को काफ़ी अपने आप से ऊपर लेकर जाने का प्रयास किया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि मगध के संदर्भ में अगर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, किसके संदर्भ में, मगध के संदर्भ में, तो मगध के संदर्भ में मौर्य साम्राज्य चौथा वंश था। कितना, कौन सा वंश था, चौथा वंश था। पहले वंश, दूसरे वंश और तीसरे वंश के बारे में हम लोगों ने अभी बात करते हुए हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, चौथे वंश में, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, किसमें, मौर्य साम्राज्य। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है पापा नीचे जा रहे हैं। चलिए जिनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को अपपस्त कर मौर्य साम्राज्य, बिल्कुल इसके बारे में एक कहानी, मतलब इस तरह से माना जाता है कि जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उन्होंने चाणक्य का अपमान किया था। किसी घटना संदर्भ में उन्होंने क्या किया था, चाणक्य का, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनका क्या किया था, उन्होंने अपमान किया था। और उसी अपमान का स्वरूप बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया उन्होंने। और फिर एक समय के साथ साथ उन्होंने चंद्रगुप्त के मौर्य के द्वारा क्या किया, उन्होंने नंद वंश मतलब मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया। और इस तरह से उन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को मतलब सत्ता से हटाकर अपनी सत्ता स्थापित की। और जिस तरह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत हुई, यहाँ पर क्या हुई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत हुई। चलिए आगे कहा गया है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में, बिल्कुल सेल्यूकस ने अगर मैं आपको बात करूं सिकंदर, ठीक है, अभी हम लोगों ने जिक्र किया था घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस, सेल्यूकस। उसने एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था, एक राजदूत को भेजा था जिनका नाम था मेगास्थनीज। वो किसके, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और उन्होंने दरबार में रहते हुए एक किताब भी लिखी थी। ठीक है, एक मेगास्थनीज ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, इंडिका। जिसका नाम क्या था, इंडिका। इसका नाम क्या था, इंडिका। इसका नाम क्या था, इंडिका। के सेल्यूकस किसके सेनापति थे, सिकंदर के। ठीक है, और सिकंदर ने एक व्यक्ति को भेजा मेगास्थनीज को, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम क्या था, इंडिका। ठीक है, जो कि उस समय की काफ़ी बेहतर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चले आगे कहा गया है, सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की थी। बिल्कुल, इस सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे एक बिंदु को देख लेते हैं जिसमें ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में
काया क्लेश के द्वारा, यानी कि नॉर्मल इसमें ये कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर, यानी कि शुरुआती दौर पे अगर देखते हैं तो बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव रहा, लेकिन अंतिम समय उन्होंने जैन धर्म को अपनाकर और उन्होंने अपने श्रवण बेलगोला पर उन्होंने क्या किया, अपने प्राण को त्याग दिया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया कि बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैंने एक शासक पीछे नाम पढ़ा था बिंबिसार और दूसरा कौन थे, बिंदुसार। तो जो बिंबिसार है वो हयंक वंश के शासक थे, ठीक है। वो बिंबिसार किसके, हयंक वंश के शासक थे। बिंबिसार क्या थे, हयंक वंश के शासक थे। बिंदुसार क्या है, बिंदुसार। तो बिंबिसार हयंक वंश के शासक थे, जबकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान शासक अशोक के पिता थे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। दोनों में अंतर है, क्या है, बिंबिसार, ठीक है, ये हयंक वंश के शासक थे, ठीक है। जबकि एक क्या हुए, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार जो कि मौर्य वंश के शासक थे। कौन थे, मौर्य वंश के शासक थे ये, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और अशोक के ये पिता थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप चीज़ को कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं कि बिंबिसार हयंक वंश के शासक थे, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस से जंजीर, मंदिरा तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। आगे देखते हैं, अशोक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रतिपादित धर्म के लिए विश्व, बिल्कुल इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अशोक किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश में सबसे पहला शासक कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार और उसके अगला उनका पुत्र अशोक, ठीक है। तो अशोक किसके शासक थे, मौर्य शासक के थे, मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। और क्या कहा गया कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए धर्म के लिए विश्व पर, और ये हम सभी जानते हैं कि ये धर्म का जो प्रतिपादन उन्होंने किया था वो कलिंग युद्ध के बाद किया था। कब किया था, कलिंग युद्ध के बाद किया था। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, जिसे कलिंग को वर्तमान रूप से उड़ीसा, किसको क्या है ये, वर्तमान रूप से उड़ीसा है ये, ठीक है, वर्तमान रूप से क्या है ये, उड़ीसा, ठीक है। उसमें काफ़ी नरसंहार होने की वजह से उनका नैतिक परिवर्तन हुआ और उन्होंने धम, ठीक है, धम एक संस्कृत शब्द है, धम एक क्या संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है, धर्म। इसमें उन्होंने कुछ वचनों का संग्रह किया था, जिसे काफ़ी अच्छे शब्दों का संग्रह था, जिसमें हर एक समाज को उस नैतिकता में ढलने की उन्होंने व्यवस्था की थी। और इस धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी, ठीक है। धम्म महामात नामक अधिकारी की क्या थी, अशोक के द्वारा नियुक्ति की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं
कलिंग के साथ हुए युद्ध में भारी रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का पालन किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। तो ये हृदय परिवर्तन वाली जो घटना है वो कलिंग युद्ध के बाद ही देखने को मिलता है। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखते हैं और आगे समझते हैं और अत्यधिक हम लोग मौर्य साम्राज्य को। अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। बाद में उपगुप्त ने उन्हें बौद्ध धर्म दीक्षित किया। अगर हम लोग बौद्ध धर्म को थोड़ा सा चलते हैं तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में काफ़ी फला फूला, जबकि जैन धर्म का समयकाल बहुत पुराना था, काफ़ी लंबा समय। तो कारण ये था कि उस समय के जो शासक प्रमुख रहे वो ज़्यादातर अधिकतर ने बौद्ध धर्म को ही अत्यधिक संरक्षण दिया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कुछ महान शासक अशोक जैसे शासकों के द्वारा भी उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। यही कारण था कि बौद्ध धर्म अधिक फला फूला। ठीक है, तो बौद्ध अशोक किससे प्रभावित है, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित है। चलिए आगे कहा गया है कि अशोक के धम्म की परिभाषा राहु लो वाद सूत से ली गई है। बिल्कुल ये याद रखने वाली बात है कि अशोक ने जो धम्म यानी कि धम्म में कुछ, जैसे मैंने कहा था कि इसमें कुछ वचनों को संग्रह किया गया था, तो इन वचनों में से जो परिभाषा वाली हिस्सा है या जो शब्द हैं या उसे कहाँ से लिया गया है, राहु लो वाद सूत से। चलिए आगे देखते हैं कि अशोक के कलिंग युद्ध तथा हृदय परिवर्तन से उसकी जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिलती है। बिल्कुल हम सभी अगर देखते हैं, अगर ये समझे कि भाई हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि अशोक का कभी हृदय परिवर्तन हुआ, तो वो हम सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद हुआ 261 ईस्वी पूर्व में, उसके शासन के 8वें वर्ष में। तो ये जानकारी हमें उसके ही शिलालेख 13वें शिलालेख से प्राप्त मिलती है। और शिलालेख का मतलब होता है किसी ठोस वस्तु पर खोदी गई सूचनाओं से को क्या कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है। चलिए अशोक ने अपने शासकीय एवं राजकीय आदेशों को शिलालेख पर खुदवाकर साम्राज्य में विभिन्न भागों में, बिल्कुल संभवतः ये देखा जाता है कि पहली बार बड़े पैमाने पे अशोक के द्वारा ही अपनी जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए शिलालेख का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, जिसमें मैं मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है कि किसी ठोस वस्तु पर, पत्थरों पर, पहाड़ों पर अपनी सूचनाओं को उसे सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने का उन्होंने उसका माध्यम बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये शिलालेख ब्राह्मी, खगोष्ठी, आरामाइक एवं ग्रीक, बिल्कुल देखा जाए तो अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो 4 लिपि में मिले हैं। ठीक है, कौन से में, 4 लिपि में, ब्राह्मी, खगोष्ठी, आरामाइक एवं ग्रीक, इन 4 लिपियों में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे समझते हैं, जिसमें कहा गया है कि अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम टी फैंथलेयर ने लगाया था। इसे पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स, बिल्कुल ये बहुत बढ़िया याद रखने वाली। आपसे पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसप ने किया था। चलिए मौर्य साम्राज्य में उच्चतर स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 बताई गई है। बिल्कुल मौर्य साम्राज्य में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज के इंडिका से मौर्य साम्राज्य में विशेष, बिल्कुल ये 2 ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में मैंने जस्ट थोड़ा सा पहले ही इंडिका के बारे में मैंने बात की है कि इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्हें वहाँ पर भेजा था और रहते उन्होंने उस चीज़ को लिखा था। जबकि जो कौटिल्य थे, चाणक्य थे, वो क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे या राजनीतिक गुरु थे, जिनकी सहायता से उन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके नंद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और उनके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा एक अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन ये उस समय अपने समय काल की एक राजनीतिक पुस्तक है। क्या है ये,
राजनीतिक पुस्तक है। ये अर्थशास्त्र कहने का मतलब ये वर्तमान अर्थशास्त्र, इसका कोई लेना देना नहीं, ये क्या है, राजनीतिक पुस्तक है ये। तो ये दो ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत है, एक अर्थशास्त्र और दूसरा इंडिका, जिससे कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में अत्यधिक और विशेष जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा था उसको भी देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिकंदर का भारत अभियान, यानी कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। जो अभी हम लोगों ने देखा था कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण नंद वंश के समय में हुआ था। किस वंश में हुआ था, नंद वंश के समय में हुआ था, जब उसका शासक घन नंद था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो थोड़ा सा सिकंदर के बारे में इसी में पढ़ते हुए चलते हैं, इसी में समझते हुए चलते हैं कि सिकंदर मैसिडोनिया मकदूनिया के क्षत्रप फिलिप का पुत्र था। ठीक है, आगे अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश शासक पोरस पुरु ने सिकंदर का प्रतिरोध किया। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई। यह युद्ध को वित्तस्ता का युद्ध या हाइड्रेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। बिल्कुल, इसमें जो भारत के उस समय उस क्षेत्र के शासक थे पोरस, उनकी हार हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि सिकंदर उससे हारने के बावजूद भी काफ़ी प्रभावित हुआ था, काफ़ी प्रसन्न हुआ था और उसकी सत्ता वगैरह से उसने वापस कर दिया था वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बहुत जाबाजी से लड़ा था, सिकंदर का उन्होंने सामना किया था और सिकंदर इस बात से काफ़ी प्रभावित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि बाद में सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, अंततः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। चलिए आगे कहा जाता है कि वापस लौटते समय 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो ये सिकंदर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी था, जो कि मैंने मगध साम्राज्य के सदस्य के रूप में ही मैंने आपको देने का प्रयास किया है। चलिए, तो ये था प्राचीन इतिहास की उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला हिस्सा मगध साम्राज्य। ठीक है, इसमें एक और हिस्सा आने वाले समय में से जोड़ा जाएगा, जो इसका अगला भाग होगा। ठीक है, इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।